नमस्कार जी, सबका स्वागत है। 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी टीवी पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और सियासी तबसरा लिए। हुक्म दीवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। सबसे पहले जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दूसरे दोस्तों से भी आग्रह है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे हम लोग अपना तबसरा शुरू कर देंगे। रंजीत सिंह राजू जी, थैंक यू वेरी मच। निर्दोष रघुवंशी जी, थैंक यू। इंजीनियर ललित खान, मनोज ब्रह्मा बीरता कांगड़ा से, हेलो, हाउ आर यू। प्रवीण पठानिया जी, राजेश गंगोत्रा जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। दीपक चौहान जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक। यादवेंद्र गुलेरिया जी, संजीवन कुमार जी, नमस्ते आपको भी। काइंडली शेयर कर दीजिएगा। भगवान दास जी, आप भी, आपका भी स्वागत है। चौधरी संजीव जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। संजय ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी। इकबाल नियाजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद। कृपाल सिंह गुलेरिया जी, नमस्ते। राणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज हम बेसिकली मंत्रियों की टीप देखेंगे। टीप समझते हैं ना, पत्री जन्म पत्री को टीप बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मंत्रियों का टेवा देखेंगे हम आज बेसिकली। कौन मंत्री कितने पानी में, कौन हार रहा है। एक बड़ा पुराना शेर है, कहते हैं कि हो जाता है जिनमें अंदाज़े खुदा ही पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। हमने ये 2003 में भी देखा, 1998 में भी देखा, 2007 में भी देखा, 2012 में भी देखा और निश्चित तौर से 2017 में भी ऐसा देखेंगे। ये मेरा अनुभव कहता है, बुत तोड़ दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र पे सबसे ज्यादा स्टीक ये शेर बैठता है। किसने लिखा किसने नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जब नेता वोट लेकर पद पा लेते हैं और बुत हो जाते हैं, उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता लोगों से, जनता से, तो फिर अगले चुनाव में वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तो इस चुनाव में कौन कौन मंत्री हार रहा है, कौन मंत्री हारेगा, इसकी व्याख्या आज करेंगे और साथ में दूसरी खबरें लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे हम इसी बुलेटिन में कि 80,000 पोस्टल बैलेट कहाँ चले गए हैं। बहुत होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। 80,000, 68 विधानसभाएं क्षेत्र और 80,000 वोट। कई सीटें पिछली बार 12 सीटें 1,000 से कम वोटों से छूटी थी। तो ये पोस्टल बैलेट कहाँ गए, पोस्टल और सर्विस बैलेट हैं ये कुल मिला के। उधर वोकेशनल ट्रेनर्स की सैलरी बढ़ाने पर चुनाव आयोग खफा हो गया है। टीम इंडिया की धुलाई जारी है और हमीरपुर में एक 3 साल की मासूम को स्ट्रे डॉग्स ने नोच कर मार डाला है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर है। शुरुआत टीम इंडिया की धुलाई से करेंगे। कीवीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार का सिलसिला जारी है और लगातार उसकी 5वीं हार हुई है। आज ऑकलैंड में मौजूदा वनडे सीरीज का पहला मैच था और उसमें कीवी टीम ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे, जो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा था। इसमें बल्लेबाजों का अच्छा योगदान था। कप्तान शिखर धवन ने 72, शुभमन गिल ने 50 और शेष अय्यर ने 80 रन बनाए थे। लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने इस लक्ष्य को 47.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर टारगेट कर लिया। हालांकि कीवी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके पहले 3 विकेट 88 रन पर ही गिर गए थे, लेकिन इसके बाद कैप्टन केन विलियमसन और टॉम लैथम ने चौथे विकेट के लिए रिकॉर्ड पार्टनरशिप करके ये मैच भारत से छीन लिया और ये भारत की 5वीं हार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 5वीं हार है। इसमें वर्ल्ड कप वाली को मिला लीजिएगा आप। अगली खबर का रुख करते हैं। हमीरपुर से एक दुखद खबर आ रही है। वहां एक 3 साल की मासूम बच्ची को, जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, आवारा कुत्तों ने नोच डाला और उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दिया। ये दिल दहला देने वाली खबर आवारा कुत्तों को लेकर हमीरपुर से आ रही है। ये वार्ड नंबर 8 की घटना बताई जा रही है हमीरपुर की। उस जो बच्ची है वह अपने परिवार के साथ ही, प्रवासी परिवार था और ढारा कह लीजिए, झुग्गी कह लीजिए, वहाँ पे ये खेल रही थी और अचानक इस पर कुत्तों के एक झुंड ने हमला बोल दिया और इसको बुरी तरह से नोच डाला। जब तक परिजन इसको हॉस्पिटल ले जाते इसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ये बहुत दुखद घटना और मूल रूप से ये पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला परिवार था और ये सफाई का काम करते थे यहाँ हमीरपुर में। लेकिन इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया है और एक बार फिर से हमीरपुर में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर बहस शुरू होगी। इससे पहले भोरंज में भी
जो है कुछ महीने पहले आवारा कुत्ते ने 1 दर्जन से ज़्यादा बकरियों को शिकार बना लिया था, 1 दर्जन से ज़्यादा बकरियों को। तो ये निश्चित तौर से हालत है। इसके अलावा जो है मुख्य बाजार में भी कुत्तों ने गांधी चौक से भोटा चौक तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर हमला किया था। अब इसका क्या हाल हो सकता है, क्या नहीं, ये सोचना होगा, लेकिन ये बहुत दुखद है। 3 साल की एक मासूम बच्ची को घर के बाहर खेलते हुए शिकार बनाया आवारा कुत्तों ने और उसकी मौत हो गई। उधर वोकेशनल ट्रेनर्स की सैलरी में 500 रुपये का इंक्रीमेंट जो है अब खटक गया है चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन में आचार संहिता के दौरान ही इनका वोकेशनल ट्रेनर्स का मानदेय बढ़ाने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा के आदेशों को संज्ञान लेते हुए उनको जो है रिपोर्ट तलब की है। ये 1 नवंबर को बढ़ाया गया था और 1 अक्टूबर से इनको बढ़ा हुआ मानदेय मिलना था। तो 1 नवंबर को बढ़ाया गया। 19,000 रुपये प्रति माह इनको मानदेय मिलता है। 19,500 इनको वोकेशनल ट्रेनर्स को मिलना था और 2,000 से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स स्कूलों में हैं और शिकायत तो हालांकि किसी की नहीं आई है, लेकिन सो संज्ञान लिया है माननीय चुनाव आयोग ने और पूरी रिपोर्ट जो है इनसे मांगी है। स्टेट इलेक्शन ऑफिसर मनीष गर्ग के अनुसार वोकेशनल ट्रेनर्स के मानदेय बढ़ाए जाने के मामले के जो आदेश जारी हुए हैं उसे लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा से जो है रिपोर्ट मांगी है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये मामला जो है फंस गया है एक तरह से और 80,000 वोट गायब हो गए हैं। जी हाँ, 80,000 वोट गायब हो गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस भी अब परेशान है, कांग्रेस को भी इसमें संदेह है। वास्तविकता यह है कि ये बैलेट पेपर हैं और निर्वाचन आयोग की अगर माने तो चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 59,728 डाक मतपत्र जो पोस्टल बैलेट थे वो जारी किए गए थे और इनमें से अब तक सिर्फ 32,177 वापस आए हैं, यानी अभी 27,551 जो है उन कर्मचारियों अधिकारियों के वोट अभी तक नहीं मिल पाए हैं जो चुनावी ड्यूटी में लगे थे। इसके अलावा सर्विस वोटर, जिनको सैनिक वोट या फौजी वोट भी अब नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो 67,559 जारी हुए थे और वहां से अभी सिर्फ 15,099 आए हैं और यहाँ भी 52,460 जो है वो जो मतपत्र हैं वो आए नहीं है। कुल मिला के ये 80,011 हो जाते हैं और अगर आप इनको रेशो के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ी रेशो है। अभी तक आए नहीं है, ये 10 नवंबर से पहले जारी हो गए थे। उसके बाद की जो है मतदान के बाद की कोई ऐसा ही प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मतदान के बाद हो। मतदान से 2 दिन पहले ये सारे के सारे जो है पोस्टल बैलेट जारी हो गए थे और अभी तक ये पहुंचे नहीं है। हालांकि इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग ने जो है इनका दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब एप्लीकेशन भी शुरू की है और जिसकी लगातार निगरानी की जाती है। लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने यह साफ किया है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों वो अतिरिक्त अनिवार्य सेवाओं वाले भी जो थे जिन्होंने फॉर्म 12D पर 22 अक्टूबर 2022 तक आवेदन किया था उनको जो है ये बैलेट पेपर दे दिए गए थे और 10 नवंबर तक इस पूरे कार्रवाई को पूरा कर लिया गया था। हालांकि इनके रिसीव होने का जो लास्ट टाइम है वो है 8 दिसंबर सुबह 8 बजे तक। ये अगर पहुंचते हैं तो उनको काउंटिंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 12 नवंबर को मतदान हुआ, आज जो है 13 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है मतदान को, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया धीमी प्रक्रिया है और ये 47,000 के आसपास आए हैं और 80,000 अभी जो हैं आने हैं 1,20,000 में से। 1,20,000 ज़्यादा होते हैं और यही वजह है कि अब कांग्रेस को इसमें काला नजर आ रहा है, दाल में काला नजर आ रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस के ने जो है इसमें संदेह जताया है कि कर्मचारियों को बैलेट पेपर ही नहीं मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के सचिव एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा है कि 1,27,000 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी है, लेकिन 24 नवंबर तक 38,000 कर्मचारियों ने वोट डाला था। ये उनका आंकड़ा है। मैंने दूसरा आंकड़ा जो था निर्वाचन आयोग का वो आपको बताया और उन्होंने बताया कि कितनी कम वोटिंग जो है संदेहास्पद है और ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि कई कर्मचारियों को आवेदन करने के बावजूद बैलेट पेपर नहीं मिल पाए। कहाँ गए कहाँ नहीं, इसको लेकर वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने जो है ये कहा है कि 18 ऐसी विधानसभा सीटें पिछले चुनाव में थी, मैंने आपको 12 बताया था, ये 18 बता रहे हैं, आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, जिनमें हार जीत का अंतर 2,000 से कम था। और ऐसी स्थिति में ये जो एक बड़ा नंबर है वोटर्स का, इसके अगर वोट वापस नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ उनको नजर आती है। गड़बड़ है या नहीं है ये तो वही तय कर पाएंगे जब पूरी जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं।
अब जो है बात करते हैं मंत्रियों की। आप जानना चाह रहे होंगे कौन से मंत्री जीत रहे हैं और कौन से हार रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार जब भी बदली है 1985 के बाद कोई किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। इस बार रिवाज बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ से राज बदलने की बात आ रही है। एक कह रहा है रिवाज बदलेंगे, दूसरा कह रहा है रिवाज अच्छा है, बदलना नहीं। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, ये आप लोग तय कर चुके हैं। हम तो सिर्फ बताएंगे 8 तारीख को जैसे जैसे नतीजे आएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 14 तक। लेकिन आंकड़ों के आधार पर अगर कुछ विवेचना की जाए तो हमने 1998 से लेकर के जो हमारे आंकड़े हैं, पिछले जो है 98 का, 2003 का, उसके 7 का और फिर 12 के चुनाव के, वो बताते हैं कि किसी भी सरकार का जो तख्ता पलट होता है वो नीचे से नहीं होता, नीचे से नहीं होता, ऊपर से हो जाता है। ऊपर से मतलब मंत्रिमंडल जो होता है सरकार का, उसके 70%, 70 to 80% मिनिस्टर्स, कहीं कहीं 80 भी आ रहे हैं, जो है वो चुनाव हार जाते हैं। अब मान लीजिए किसी की सरकार ही 36 लोगों के साथ बनी है, बीच में बनी थी एक सरकार 36 के साथ, अब उसके 8 हार गए मंत्री ही, तो 28 पे तो वैसे ही आ गया, 35 चाहिए 28 पे तो वैसे ही आ गया। मतलब एक हारा तभी भी दिक्कत थी, लेकिन वहां 8 हार गए। तो 1998 में से 2003 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आधी कैबिनेट हार गई थी, आधी कैबिनेट हार गई थी और कांग्रेस के पास 2003 में राज आ गया। 2003 से 2007 तक कांग्रेस का राज था। वीरभद्र सिंह के 7 कैबिनेट कलीग चुनाव हार गए थे 2007 का, और सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 2007 से 12 प्रेम कुमार धूमल फिर से आए, नारा आया कहो दिल से, धूमल फिर से, लेकिन 8 मंत्री हार गए, वो फिर से नहीं आ पाए और सरकार चली गई। 26 सीटें आई थी, 8 वो जीत जाते, 34 होती, क्या पता जोड़ तोड़ करके बनी जाती, लेकिन हार गए। कहो दिल से, धूमल फिर से का जो मामला था, मिशन रिपीट भी अभी नाम दिया था, वो यहीं पे डिफीट हो गया क्योंकि मंत्री ही हार गए। मैं ये नहीं कह रहा कि एमएलए नहीं हारते, एमएलए भी हारते हैं, एमएलए भी हारते हैं। और अभी 2012 से 17 में जब वीरभद्र सिंह का अगला कार्यकाल था, उसमें भी जो है सिर्फ 3 मंत्री जीत के आए थे। आपको याद होगा पिछली बार विद्या स्टोक्स जो है वो चुनाव ही नहीं लड़ पाई, और अनिल जो है वो जंप कर गए थे, 2017 में उधर को चले गए थे। और इसके अलावा सिर्फ मुकेश, सुजान सिंह पठानिया और धनीराम शांडिल ये जीत के आए थे। वीरभद्र सिंह तो आए ही थे, ये जीत के आए थे। तो इस तरह से हो गया। अब 2017 में सरकार बनी ही जयराम ठाकुर जी की। पहले तो 6 मंत्रिमंडल हारा पूरे का पूरा, इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर, लेकिन अभी बात जो हो रही है मंत्रिमंडल की हो रही है। तो मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश में जब से सीमित मंत्रिमंडल का नियम लागू हुआ है, मुख्यमंत्री समेत 12 लोग होते हैं। अभी भी 12 लोग जो हैं उनकी विवेचना करेंगे। मुख्यमंत्री को छोड़ देते हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सीट की विवेचना को लेकर जो है समय हमको जो बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो एक तरफा मामला वहां पे है। और 2 नंबर के मंत्री कट लिए। पिछली बार विद्या स्टोक्स के साथ एक डिबैकल हो गया था, वो नहीं लड़ पाई थी। यहां 2 नंबर के मंत्री जो है हट लिए चुनाव से, काट दिया गया, कट लिए, हट लिए, ये आप तय कर लें। लेकिन महेंद्र सिंह ने बेटे को टिकट दिला दिया। अब वो बेटा जीतता है नहीं जीतता है एक अलग प्रश्न है, लेकिन महेंद्र सिंह अब आपको इस चुनाव के बाद विधानसभा में नहीं दिखेंगे, तय है। लेकिन बाकियों का क्या होगा, तो बात करते हैं। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, शिमला से 3 बार के लगातार एमएलए और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज के, शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास था। इस बार इनको पहले ही काटा जा रहा था। दरअसल मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। पार्टी ये कहती थी कि नहीं, हमने स्ट्रैटेजी के तहत इनको कुसुम्पटी भेजा, लेकिन तय था कि इनको शिमला से इसलिए कुसुम्पटी भेजा क्योंकि शिमला में शायद इनकी सेहत को लेकर, सियासी सेहत को लेकर पार्टी जो थी वो आश्वस्त नहीं थी। यानी पार्टी की नज़र में ही ये शिमला से कट रहे थे, तो इनको काटने के बजाय हटाया गया, हटा कर इनको कुसुम्पटी पहुंचाया गया। अब कुसुम्पटी की अगर बात करें तो वहां टोटल वोट इस बार थे 66,824। वोट पोल हुआ है, कम हुआ है, अर्बन एरिया है 45,631। और अनिरुद्ध सिंह 2012 में यहां 16,929 वोट ले गए थे। 2017 में 22,061 वोट उन्होंने लिए थे। और सीपीएम ने दोनों ही बारी में 4648 वोट लिए थे क्रमशः। 2012 में 48 लिए थे और 2017 में जो है 4698 वोट लिए। सीपीएम का एक तीसरा फैक्टर जो यहाँ पे था। बीजेपी को जो है
प्रेम सिंह ने चुनाव लड़ा था 2012 के 7,000 वोट मिले थे। विजय ज्योति सेन जो थी वो इंडिपेंडेंट लड़ी थी, 6,466 वोट उन्होंने लिए थे। कुल मिला के दोनों के वोट 13,000 थे। और उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 2012 में 16,923 वोट थे अनिरुद्ध के, तो 3,000 वोटों से तब अनिरुद्ध जीते थे। 2017 में विजय ज्योति सेन को टिकट मिला। दोनों वोट इकट्ठे कर लीजिए, प्रेम सिंह वाले पिछले और विजय ज्योति सेन के, ये 13,500 बनते थे। ज्योति सेन को बीजेपी के टिकट पर वोट पड़े 12,664 और उनको पड़े जी अनिरुद्ध को पड़े 2017 में 22,061 वोट। तो लगभग जो है 9,000 समथिंग वोटों से ये सीट निकल गई। अब यहां इस बीजेपी का जो वोट है वो पिछले 2 चुनावों का वोट अगर गिनेंगे आप तो 12,000 के आसपास है। 12,000 मान लीजिए, क्योंकि उसको भी कर लेते हैं, चलिए विजय ज्योति सेन और प्रेम सिंह जी को इकट्ठा कर ले 13,000, तो 13,000 इसको वोट को रख लें। और यहां जो पोलिंग हुई है उसके हिसाब से कम 20,000 वोट जीत के लिए चाहिए, 20,000। और बीजेपी का मैक्सिमम वोट यहां पे पिछले चुनाव का जो था वो 12,664 था। तो क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब सुरेश भारद्वाज जी 8,000 से ज्यादा और वोट वहां बीजेपी को ले पाएंगे? इसी पे पूरी गेम टिकी हुई है। अनिरुद्ध का वोट बैंक जो है वो 20 से ऊपर है पिछले चुनाव का। अगर 2,000 कम भी कर लें तब भी 20 के आसपास वो ठहरता है। लेकिन सुरेश भारद्वाज के लिए दिक्कत ये कि एक तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि शहर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी, और फिर चुनौती उस पर जीत को बरकरार रखने के लिए। तो यहां पे ओवरऑल अब तक पिछले 2 चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी का वोट बैंक 12,600 और ये बीजेपी प्लस विजय ज्योति सेन को मिला तो 13,000, तो 13,000 रख लीजिए मान लीजिए बना के। तो वही मामला कि वही 5,000 के आसपास वोट आप कॉमरेड्स के भी रख लिए, क्योंकि 2 इलेक्शन से ले रहे हैं। इस बार को बहुत ज़्यादा चेंजेस इस तरह का कोई दिख नहीं रहा था ग्राउंड पे। अगर बाद में आता है तो उसकी विवेचना उस तरह से की जाएगी। लेकिन यहाँ 20,000 वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा। अगर सुरेश भारद्वाज जी को 20,000 वोट यहाँ नहीं मिलते हैं तो चक्कर है, वही चक्कर है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सरवीण चौधरी जी की। शाहपुर से लगातार जीत रही हैं, 3 बार वो जीती हैं। और पिछले 3 इलेक्शन जो सरवीण 2007 में, इस बार वहाँ 88,606 वोट थे, 64,844 वोट पड़े हैं और 5,000 फीमेल वोटर्स भी है। इसकी भी मैं विवेचना सराहना कर दूं। और सरवीण को 2007 में 25,174 वोट मिले थे और 2012 में जो है उनको 25,487 वोट मिले थे। 2017 में उनको 23,104 वोट मिले थे। तो पिछले 2 चुनावों से 12 में जो है एक तरह से 25,000 के आसपास वोट है। और 2007 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ से मिले थे 16,333 वोट। 2012 में विजय मनकोटिया ने चुनाव लड़ा था, उनको मिले थे 22,364 वोट। 2007 में केवल पठानिया को महज 7,225 वोट मिले थे। और तब जो है इंडिपेंडेंट लड़ लिया था मनकोटिया जी ने जी 2007 में। ओंकार राणा ने लड़ा था इंडिपेंडेंट और उनको जो है 17,000 वोट 16,143 वोट मिले थे, 16,143 वोट मिले थे। तो 16 और 7 23, तो 24,000 के आसपास देख लें। अगर दोनों इकट्ठे होते तो फिर जो है वो 2007 की स्थितियां कुछ और होती। लेकिन बीच में जो है 2017 में इंडिपेंडेंट को जो है पिछले चुनाव में मेजर विजय मनकोटिया को भी 16,957 वोट मिले थे। इस बार मेजर विजय सिंह मनकोटिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि वो सरवीण के खेमे में चले गए। लेकिन सीधी टक्कर मानी जा रही है केवल पठानिया और सरवीण चौधरी में। और उसको ट्रायंगल कौन कर रहा है? उसको ट्रायंगल या जो है चतुष्कोणीय बना रहे हैं उसको 2 और कैंडिडेट। एक तो बीजेपी के ही हैं, बागी हैं, वो चाह रहे थे कि उनको टिकट दी जाए, नहीं तो वो लड़ लिए। और दूसरी ओर से आम आदमी पार्टी के भी यहाँ कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो विजय मनकोटिया के सिपे सलार माने जाते थे किसी समय में। तो ये अभी देखना होगा कि यहाँ स्थितियां क्या बनती है, क्योंकि सीधी फाइट में पहली बार जो है मैडम रूबरू है सीधी फाइट से। यहाँ जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि 25,000 वोट मिनिमम चाहिए अगर आपको अपनी सीट को सेफ मान के चलना है। 25,000 वोट कौन लेता है? अगर कोई नहीं ले पाता है तो फिर वो गया। तो मैडम को यहाँ 25,000 वोट चाहिए। ठीक है जी। कसौली की बात करते हैं। बड़ी टाइट फाइट होती है यहाँ पे कसौली में। 68,463 वोट इस पर थे, 53,596 वोट पोल हुए हैं। और इस बार जो है हरमेल धीमान आम आदमी पार्टी की ओर से
शायद अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो जो है वो आम आदमी पार्टी इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश में है। सैजल को 2007 में पड़े थे 21,396 वोट और रघुराज को तब पड़े थे 15,022 वोट। 2012 में सैजल को पड़े 19,960 वोट और विनोद को पड़े 19,936 वोट। तो सिर्फ 44 वोटों से शायद ये मामला छूटा था और 24 वोटों से मामला छूटा था। 2017 में जो है 23,656 वोट पड़े हैं राजीव सैजल को और विनोद सुल्तानपुरी को पड़े 23,214 वोट। तो ये मामला वहां पे टाइट है और अब की स्थितियां बता रही हैं कि 53,000 वोट हैं। तो आपको कम से कम अगर सेफ सीट चाहिए तो सैजल साहब को 25,000 वोट लेने पड़ेंगे। डॉक्टर राजीव सैजल अगर 25,000 वोट यहां लेते हैं तो सेफ माने जाएंगे उनको, क्योंकि दूसरी ओर से जो है फिर चाहे जितना मर्जी मामला हो जाए। कुटलैहड़ आ रहे हैं जी, कुटलैहड़ महेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, सभी मंत्रियों का विवेचन करेंगे। अभी लाहौल स्पीति चलते हैं, ठंडा एरिया है, वहाँ के दर्शकों को क्यों ज़्यादा इंतजार करवाना है। लाहौल स्पीति में सबसे कम वोट है, सबसे ज़्यादा सुलह में है और लाहौल स्पीति में सबसे कम वोट है। इस बार 24,808 वोट थे, 18,293 पड़े हैं। और 2017 की अगर बात करें तो रामलाल मार्कंडे 7,756 वोट लेकर जो है यहाँ जीत गए थे। अंडर 10 में देखिए जीत हो गई थी यहाँ, क्योंकि वोट कम है। और रवि को पड़े थे वहाँ 6,278 वोट, रवि ठाकुर को। और तब जो है राजेंद्र करपा को 2,240 वोट पड़े थे और टोटल अंतर था 1,478 का। राजेंद्र करपा ने भी वोट जो है वहाँ से चुनाव लड़ा था। 2012 में जो है रामलाल मार्कंडे को 6,491 वोट पड़े थे और रवि ठाकुर को पड़े 10,187 और इंडिपेंडेंट सारे मिला के उस समय 207 थे। तो सीधे मुकाबले में रवि ठाकुर तब हावी रहे थे 2012 में। 17 में ट्रायंगल हुआ, राजेंद्र करपा ने चुनाव लड़ा, 2,240 वोट लिए और उसका जो है खमियाजा यहीं पे देखा जाए तो यहीं भुगतना पड़ा रवि को ही, रवि हार गए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी से सुदर्शन जसपा जो है वो चुनाव में है। हालांकि जसपा ने 2017 का चुनाव भी लड़ा था, 682 वोट उनको मिले थे। इस बार कितने मिलते हैं आम आदमी पार्टी का, अगर कोई कैडर है वहां पे या नहीं है तो ये देखना होगा। लेकिन ये सीट बहुत ही क्लोज में जाएगी, इसके बावजूद 9,000 वोटों पे ये सीट सेफ रहेगी। कोई भी कैंडिडेट अगर 9,000 वोट उसको लगता है कि वो ले रहा है तो जीत रहा है, तो वो जीत रहा है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं। हाई प्रोफाइल सीट जसवा परागपुर का रुख करेंगे जी। 78,627 वोट टोटल थे, 57,928 वोट इस बार पड़े हैं। 3,000 फीमेल वोटर्स हैं, ये मायने रख जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं 3,000 फीमेल वोटर्स हैं। और यहां पे जो है विक्रम ठाकुर को 2003 में 17,180 वोट पड़े थे, 2007 में 17,574 वोट पड़े थे, 2012 में 22,000 वोट पड़े थे, 2017 में जो है उनको जो है 23,583 वोट पड़े थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है 2003 में विप्लव को 14,994 वोट पड़े थे, वो हार गई थी। और 2007 में निखिल जो थे वो 118 वोट से जीत गए थे, जब 17,574 पड़े थे विक्रम को और 17,692 पड़े थे निखिल राजौर को। उसके बाद से जो है 2012 और 17 से विक्रम ठाकुर जीत रहे हैं और 23,000 वोट जो है उनके बने हुए हैं। इस बार यहाँ जो है अगर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में सुरेंद्र मनकोटिया को 21,000 वोट, बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। 21,772 पड़े थे, उनको 23,158 पड़े थे। तो ये शायद इस बार दिलचस्प मामला यहाँ हो जाएगा, क्योंकि संजय पराशर, कैप्टन संजय पराशर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने मामले को ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के भी एक और प्रत्याशी मुकेश ठाकुर, पहले वो इंडिपेंडेंट, वो ही समाज सेवी थे, वो करते। 2 समाज सेवियों ने इस मुकाबले को चौकोना बनाने की कोशिश कर दी है। और ऐसी स्थिति में ये जो 2 बेल्ट हैं, जसवा की अलग है, परागपुर की अलग है, इसके वोट तो मैटर करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी किसी भी प्रत्याशी को मुकाबले में बने रहने के लिए 23,000 वोट चाहिए हमारे हिसाब से। और अगर कोई 25,000 वोट वाला है तो फिर मान के चलिए वो जीता हुआ है, उसकी सिर्फ घोषणा बाकी है। ये जसवा परागपुर का गणित है। अगर इतने वोट नहीं आते हैं तो फिर सीट चली जाएगी, और इतने वोट आते हैं तो कोई भी भेज नहीं सकता। ये है। कुटलैहड़ की बात करते हैं जी। बहुत ज़्यादा चर्चाएं कुटलैहड़ को लेकर हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं कुटलैहड़ को लेकर। वैसे कुटलैहड़ वैसे भी चर्चित है, एक बार 3 वोट से भी वहाँ रामदास मलांगर जी जीते थे। ये कुटलैहड़ चर्चा में है। और कुटलैहड़ में इस बार 85,325 वोट पड़े थे
65,445 की पोलिंग हुई है। कंवर 2003 में 12,380 वोट ले गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरोज को तब 8,464 वोट मिले थे। कहा जाता है कुटलाट के बारे में कि ट्रायंगल में कंवर जीते, लेकिन ये शायद पहला एक ही ऐसा इलेक्शन था जहां ट्रायंगल में जो बाकी लोग थे उनके वोट ज़्यादा थे और जीतने वाले के कम थे। उस समय जो है रामदास मलांगड़ इंडिपेंडेंट लड़े थे, 8,062 वोट ले गए थे। देसराज मौदगिल लड़े थे, 6,748 वोट ले गए। महेंद्र पाल लड़े थे, 6,851 वोट ले गए थे, ये कुटलाट के। और ये देखिए जो अदर देन जो पार्टी थे, कंवर बीजेपी से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सरोज थी, लेकिन इंडिपेंडेंट 3 थे, वो 20,000 वोट ले गए थे। 3 इंडिपेंडेंट मिला के 20,000 वोट ले गए थे और 12,000 वोट लेकर जो है कंवर एमएलए बन गए थे, 12,300 लेकर। 2007 में 24,677 वोट पड़े वीरेंद्र कंवर को। रामनाथ जी को पड़े 17,734 वोट और बीएसपी के जो हैं रोशन लाल जी, उनको 2,640 वोट पड़े थे और 6,943 वोटों से कंवर जीत गए थे। 2012 में वीरेंद्र कंवर को 26,025 वोट मिले थे। मलांगड़ को 24,356 वोट मिले थे। सीधी फाइट थी, 1692 से जो है वीरेंद्र कंवर जीत गए थे। 2017 में उनको 31,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। पिछले चुनाव में वीरेंद्र कंवर ने 25,495 विवेक शर्मा को मिले थे और 5,606 से वो जीत गए थे। इंडिपेंडेंट ने 2,500 वोट लिए थे, कुल इंडिपेंडेंट ने मिला के। ऐसी स्थिति में इस बार अगर 31,000 वोट आते हैं तो जिसको आते हैं वो सेफ है। ये मंत्रियों की सीटों की विवेचना मैं कर रहा हूं। 31,000 वोट अगर, क्योंकि सबने अपना बूथ डिटेल सबके पास आ गई होगी, अगर 31,000 वोट कंवर साहब के पास हैं तो वो सेफ माने जाने चाहिए और अगर 32 है तो सेफेस्ट है फिर। लेकिन 31 से नीचे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये देखना होगा। अपने अपने सबने अपने अपनी जो पत्रियां हैं वो बना के रखी हुई हैं, सबको पता है किस बूथ पे कितने पड़े हैं। अब फतेहपुर की चर्चा कर लेते जी, हॉट सीट है। अब फतेहपुर में इस बार मंत्री को शिफ्ट करके भेजा गया नूरपुर से फतेहपुर भेजा गया राकेश पठानिया को। इसलिए हम फतेहपुर के पिछले 2 चुनावों की हम विवेचना जो मुख्य रूप से करेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया जो हैं वो पिछले आम चुनाव में जीते थे, एक बाई इलेक्शन भी हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। 18,622 वोट उनको मिले थे। बलदेव ठाकुर बीजेपी से लड़े थे, उनको 11,445 वोट मिले थे। 7,217 वोटों से जो है ये सीट जीती थी सुजान सिंह पठानिया जी ने। और सुधा सुशांत ने, राजन सुशांत की धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था, 9,315 इफ आई एम नॉट 15 या 75 वोट इस तरह के ले गए थे। पंकज हैप्पी ले गए थे 4,992 वोट और इसके अलावा ओम प्रकाश जी ले गए थे 4,984 वोट। तो 5-5 हज़ार के आसपास वोट ले गए थे ये पंकज हैप्पी और ओम प्रकाश जी, और 9,000 वोट ले गई थी सुधा सुशांत। तो 5, 5, 10 और 9, 19,000 वोट इस तरह से 3 इंडिपेंडेंट में चला गया था और बीजेपी को उसका नुकसान हुआ था वहां पे, जो आंकड़े बताते हैं उसके लिहाज से। बाकी तो कौन किसका वोट था, किसको मिले, ये तो कहने की बातें होती है। 2017 में, ये 2012 के मैंने आपको आंकड़े दिए, 2017 में 18,962 वोट पड़े थे सुजान सिंह पठानिया जी को। कृपाल परमार ने इलेक्शन लड़ा था, 17,678 वोट मिले थे, 1,284 वोटों से वो हारे थे। लेकिन तब बीजेपी के इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे बलदेव ठाकुर, जिनको 2012 में हार गए थे जो 7,000 वोटों से, और वो 13,000 वोट ले गए थे, 13,000। तो देखिए ये 30,000 वोट जो है दोनों मिला के ले गए थे, लेकिन क्योंकि दोनों ने अलग अलग लिए थे तो सुजान सिंह पठानिया जी जीत गए थे। राजन सुशांत ने भी 6,205 वोट लिए थे। तो ये उससे पिछले चुनाव में सुधा सुशांत ने 9,000 लिए थे, राजन सुशांत ने 6,205 वोट लिए थे। अभी बात करते हैं पिछले साल हुए बाई इलेक्शन की। भवानी पठानिया सुजान सिंह जी के बेटे, 24,449 वोट उनको पड़े। बलदेव ठाकुर को 18,660 वोट मिले। हालांकि इंडिपेंडेंट कोई नहीं लड़ा बीजेपी की ओर से, भीतरघात की बातें हुई तो वो होती रहती हैं। लेकिन राज सुशांत जो है आश्चर्यजनक रूप से यहाँ 12,972 वोट ले गए थे। यानी जिस सुशांत फैमिली का वोट बैंक जो था मैक्सिमम 9 था 2012 में और घट के 6 रह गया था 2017 में, उसको जो है 22 में, माफ कीजिएगा 21 में जो है वो वोट पड़े 12,927, लगभग 13,000 वोट ले गए थे। अभी ये इसमें से 5,000 वोट अगर उधर चले जाते तो क्लोज फाइट हो जाती, क्लोज फाइट, क्योंकि देखिए उनके वही है ना 7,000 के आसपास वोट हैं उनके। तो ये 5,000 वोटों को लेकर ही बड़ी चर्चा होती कि इसने उसको दिला दिए, उसने उसको दिला दिए, क्या कोई इतने ज़्यादा वोट ट्रांसफर करवा सकता है, ये भी अपना एक बहस का विषय था। लेकिन अभी ये सीट 25,000 वोट कम से कम चाहिए जीतने के लिए।
हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद इस बार कृपाल परमार भी लड़ रहे हैं, राजनाथ सुशांत भी लड़ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा शोर नहीं था उनका, वो कहाँ लड़ रहे थे कहाँ नहीं लड़ रहे थे ये बाहर वालों को पता नहीं लगा। फतेहपुर वालों को तो पता होगा, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं लगा। इसलिए उनकी चुप्पी को लेकर भी कई चर्चाएं रही वहां पे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ 25,000 वोटर इन कैंडिडेट्स में से कोई कैलकुलेट अपने कर रहा है तो जीता जिताया जी, जीता जिताया। उसको किसी विवेचना की, किसी एग्जिट पोल की, किसी ओपिनियन पोल की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट पोल हो गया जी उसका। फिर ये फतेहपुर की बात थी। मनाली गोविंद सिंह ठाकुर, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री। 74,690 वोट मनाली में टोटल थे। 59,364 पोल हुए हैं। और गोविंद को 2012 में 17,645 वोट मिले थे। गौड़ को तब इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिले थे 14,447 वोट, लेकिन उस समय धामी 14,000 ही वोट ले गए थे। 14,346 वोट, बराबर वोट ले गए थे। और धामी को तब बीएस माना जा रहा था कि ये कांग्रेस के ही वोट काटे। तो उसको मिला के अगर देखते तो दोनों के जो वोट थे हारने वालों के वो 28,000 थे और गोविंद के 17,000 थे। लेकिन गोविंद जीते क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट्स हो गया था। 2017 में 27,173 वोट पड़े गोविंद को, 24,000 हरिचंद को पड़े और 3,005 वोटों से हरिचंद कांग्रेस के हार गए थे। इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। इस बार बीजेपी के ही एक नेता जो है वहां, महेंद्र सिंह शायद नाम है उनका, वो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये 3-4 हजार वोटों वाला जो मसला है, अगर वो इसको ले लेते हैं तो निश्चित तौर से वहां परेशानी आ जाएगी। इसलिए वहां 25,000 वोट मिनिमम चाहिए होंगे जिसको भी जीतना उसको। और अगर वो 27 लेता है तो सेफ है। 25 से 27,000 के बीच में वोट वहां पे चाहिए होंगे जी। घुमारवीं की बात करते हैं। राजेंद्र गर्ग पहली बार जीते और पहली बार ही मंत्री बने। बड़ी चर्चा उनकी थी, नड्डा जी के घर के मंत्री। और घुमारवीं में 88,891 88891 वोट थे। 65,740 65,740 जो है वो वोट पोल हुए हैं। यहाँ भी 5,000 वोट जो हैं महिलाओं के अतिरिक्त है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोटों की संख्या 5,000 से अधिक है या एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और धर्माणी को 2007 में मिले थे 24,194 वोट और उनके खिलाफ कर्णदेव धर्माणी ने चुनाव लड़ा था। उनको 22,263 वोट मिले थे। राजेश धर्माणी लड़े जीते थे तब भी। 2012 में 22,676 वोट मिले थे राजेश धर्माणी को। गर्ग को मिले थे 19,464 वोट मिले थे। और राकेश चोपड़ा तब इंडिपेंडेंट थे, उनको 6,664 वोट मिले थे। माना गया था कि राकेश ने तब बीजेपी के वोट डोले हैं और तोड़े हैं, और 1906 कर लेते तो 3 का फर्क पड़ जाता और फिर स्थितियां कुछ और हो जाती। लेकिन 2017 में 34,846 वोट लिए राजेंद्र गर्ग ने और 24,411 मिले राजेश धर्माणी को। सीधी फाइट हुई थी 2017 में। अभी फिर से ट्रायंगुलर फाइट है। इससे फिर से राकेश चोपड़ा मैदान में है और ऐसी स्थिति में 29,000 वोट यहां चाहिए होगा अगर सीट को सेफ मानना है। तो गर्ग साहब 29,000 ले लेते हैं तो वो जीत जाएंगे। राजेश धर्माणी जी ले लेते हैं तो वो जीत जाएंगे। राकेश चोपड़ा जी ले लेते हैं तो वो जीत जाएंगे। ये विवेचना जो है मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मैं कर रहा हूँ। पांवटा साहिब बचता है हमारे पास। अब धर्मपुर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मपुर की विवेचनाएं तो कुछ और ही होंगी। पांवटा साहिब धर्मपुर की विवेचना आपने देख ली है। याचनाएं, विवेचनाएं, रुदन सब आपने देख लिया। तो अब पांवटा साहिब की बात करते हैं। सुखराम चौधरी वहां से बिजली मंत्री इस बार फिर से मैंडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 84,872 वोट वहां पे थे। 65,249 पड़े हैं। 2017 में सुखराम को 36,011 वोट पड़े थे। कर्नेश जंग को 23,392 इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पे मिले थे। 2012 में कर्नेश को इंडिपेंडेंट 23,717 वोट मिले थे, वो जीते थे। सुखराम को तो 22,923 वोट मिले थे, वो हार गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे कैंडिडेट कार, उनको 6,152 वोट मिला था। तो यहां दिलचस्प ढंग से अब आप देख लीजिए, यहां कम से कम जो है 26,000 वोट चाहिए होगा। कुछ वोट बड़े हैं। और पिछले 2 चुनावों से कर्नेश का व्यक्तिगत भी और पार्टी में जाके भी जो वोट है, 2017 में उनको 23,392 पड़े और 2012 में उनको 23,713 वोट पड़े। तो 23,000 वोट कर्नेश जंग के साथ इंटैक्ट है। अभी हाटी का मुद्दा, आम आदमी पार्टी से छिटके हुए अनिंदर नौटी, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी।
और आम आदमी पार्टी कितने वोट लेती है ये भी देखना पड़ेगा। हाटी मुद्दे का कितना असर है ये भी देखना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी कितनी है कितनी देखना पड़ेगा। 26,000 वोटर यदि सुखराम जी को वोट कर गए हैं, 26,000 वोट अगर सुखराम जी को मिलते हैं तो सुखी हैं, उससे कम है तो चिंता का विषय है। तो ये मंत्रियों की विवेचना थी जी। पिछले 1, 2, 3, 4 और 5 चुनावों की मैंने आपको बात बताई। 98, 2003, 2007, 2012 और 2017 की आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल जो है वो माफ कीजिएगा, हाँ 17 में भी ठीक है, आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल जो है वो हार जाता है। और इसी वजह से जो है वो है, हाँ देखिए एक आ गया है कुटलहट से आ गया कि फला आदमी 3568 जीता। क्या बात है। ये कैलकुलेशन जो है ना हमारे हमारे जो दर्शक हैं, ये बहुत दिलचस्प कैलकुलेशन होती हैं और मेरा ये मानना है कि हमसे भी सही होती है, क्योंकि आप लोग वहीं के आपने की होगी। धर्मशाला से तो क्या बताएंगे मनदीप सिंह जी, अब मैं मंत्रियों की विवेचना कर रहा था जी। धीरे से मंत्री नहीं काव्या शर्मा, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि विवेचना नहीं कर पाऊंगा। मैं आज ने मंत्रियों की सीटों की विवेचना की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विवेचना अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, हौसला भी बढ़ाइएगा। कोई कमी होगी तो उसको बताइएगा, दूर करेंगे, कमी पेशी दूर करते रहेंगे। और इसको शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पल जी बताएंगे 8 तारीख को पता लग जाएगा, हम 5 को बता देंगे। सचिन चिप, इंदुबाला, शुक्रिया आपका। सुनील शर्मा जी, अमित सिंह जी, इसी वर्ष जो है कर्ज लेने की नौबत नहीं आई, ये कई वर्षों का सिलसिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार जो आई थी वो कर्ज के मुद्दे पर आई थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बातें इनसे पूछी जाएंगी। लेकिन ये सरकार जब 2017 में सत्ता में आई थी तब 45,000 का करोड़ था, 45,000 करोड़ का कर्जा था। अभी 70 का है, तो मतलब पहले भी तो लिया गया था, इसलिए किसी एक को दोष नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, सरकारें जो कंटिन्यूटी में रहती हैं उन्होंने कोई इस तरह के उपाय जो है नहीं किए जी। सुरेश भारद्वाज जी का बता दिया। भूपेंद्र भारद्वाज जी आप लेट आए हैं थोड़े से, सबसे पहले उन्हीं का बताया मैंने। प्रवीण शराली जी, शुभम शर्मा जी, बिलासपुर का मैं फिर बताएंगे जी किस दिन। जिला बार आते हैं, कल से आते हैं जी। झंडूता से कौन, बड़ा सवाल है। कुकी राजेश शर्मा जी, झंडूता से सिटिंग एमएलए ये जीतराम कटवाल जी हैं। विवेक जी उनको चुनौती दे रहे हैं। बीरूराम जी ने चुनौती वापस ले ली थी। और राजकुमार कौंडल जी ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई एक जीत जाएगा। जय बाबे देशमुनि कुमार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। ओंकार प्रकाश जी, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली शेयर कीजिए। रामपुर का कोई विपिन जी अभी एकदम से नहीं बता पाएंगे। हम लोग कुछ इस तरह से कर रहे थे, कुछ विवेचना इस तरह से करनी पड़ती ताकि हम लोगों से कोई वायलेशन ना हो निर्वाचन आयोग के निर्देशों की। मंडी सदर में जी प्रवीण शर्मा ने ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है चुनाव को, पीनू ने। अब कितना करिए कितना नहीं, और उसका नुकसान किसको था किसको नहीं, देखना होगा जी। अच्छी बात है कपिल चौहान जी, अगर सिलाई से कोई जीत रहा है तो आपके नेता जीत रहे तो अच्छी बात है। सबके पसंदीदा नेता जीतने चाहिए, भले फिर हमको जो है कुछ सीटें जरूर बढ़ानी पड़ जाएंगी इससे। अब अगली डिलिमिटेशन में 26 में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से दावे आ रहे हैं मुझको लगता है अभी बढ़ा देनी चाहिए। दोनों तरफ से 45-45 के दावे आए तो 90 तो होगी। आम आदमी पार्टी वाले भी ले रहे होंगे 10-12, 100 से ऊपर चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रफुल्ल शर्मा जी, मैं लाहौल स्पीति का बता चुका हूँ जी।